सॼी खाली पियो आहे। तो आपने मुझे मदद करना है, आपने मेरे हाथ मजबूत करना है। आवाम ॾिसे तव्हांजो छा राय आहे? मुंहिंजो इहो राय आहे त हिते सभु बिरयानी वारा आया हुआ, तक़रीबन 2 चक्कर झेड़ो थी चुको आहे बिरयानी ते, चांवरनि ते, जिते मानी हली पई हिते मां ॾिसो। अस्सलामुअलैकुम। एक बड़ा सवाल है कि सिंध से इलेक्शन पीपल्स पार्टी कैसे जीत जाती है, और इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी जो सूबे सिंध के मुख्तलिफ अजला हैं उनके दौरे पर 10 नुकाती मंशूर के साथ उतरे हुए हैं, और इसके साथ जरदारी साहब दूसरी जानब जो है वो क्रिमिनल लोगों की सरपरस्ती कर रहे हैं। जबकि 2 ऐसी स्टोरीज़ मैं आज आपसे शेयर करूंगा जिसमें मामूली लोग किस तरह से सिंध को लूट कर अरबपति बन गए, और नेब ने उनके खिलाफ जो तफ्तीश थी वो भी लेन देन के बाद बंद कर दी। तो ये सारी सूरत हाल आज से डिस्कस करूंगा, लेकिन शुरुआत करूंगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त सूबे सिंध के अंदर एक नया ख्वाब, नया नारा देकर 10 नुकाती वो उतरे हुए हैं कि सिंध के लोगों को वो खुशहाली भी देंगे, 300 यूनिट जो है बिजली मुल्क के लोगों को मुफ्त देंगे, इसके साथ मुआशी जो एक पॉलिसीज़ हैं वो बेहतर करेंगे। ये भी इन्होंने ऐलान किया कि जो डाकू हैं उनको भी वो एक कौमी धारे में लेके आएंगे ताकि वो सियासत कर सकें। तो इस पर मैं यही कह सकता हूँ कि ज़ाहिर है डाकुओं का भी हक बनता है कि वो कच्चे से निकल के आएँ, क्योंकि कच्चे में बैठ के जो वो काम कर रहे हैं वो पक्के वाले उनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी के इस बयान पर वफाकी वज़ीर इत्तलात ने भी कहा था कि ऐसे दावे न किए जाएं जो पूरे न किए जा सकें, और ये सारे जो इनके दावे हैं ये बिल्कुल ऐसे हैं कि आवाम की आंखों में धूल झोंकना, उनको बेवकूफ़ बनाना, और इस तरह से लोगों को बार बार जो है वो चूना लगाना कि आपको हम खुशहाली देंगे, घर देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो होता कुछ नहीं है। मैं आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी को चैलेंज करता हूँ कि सिंध के किसी भी शहर में मेरे साथ चलें या खुद चले जाएं बगैर प्रोटोकॉल के, पता लग जाएगा कि सिंध के अंदर कितने पैसे इन्होंने लगाए हैं और कितने खाए हैं। तो कहना आसान है, लेकिन सिंध में 1 रुपया जो लगता है ना वो भी नज़र आना चाहिए, जो नज़र नहीं आता, जिससे बिलावल भुट्टो जरदारी को पता है कि कौन इसके पीछे है। इसके साथ बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ जो खाली कुर्सियाँ हैं उनको खिताब कर रहे हैं, बड़े बड़े सरदार उनके आमने सामने जो है वो हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, जिसमें चांडियो सरदार की एक फुटेज आई है जो कहते हैं कि हम 40 लाख चांडियो बरादरी के सरदार हैं, लेकिन आसिफ जरदारी के बेटे और उसके साथ फरियाल टालपुर के सामने वो भीगी बिल्ली की तरह खड़े हैं। उनके साथ सोफ़ा भी खाली पड़ा हुआ है, लेकिन उन सरदारों को वो बैठने की इजाज़त भी नहीं देते और वो खड़े रहते हैं, बार बार बारी बारी से तस्वीरें बनाते हैं। तो ये अच्छी सूरत हाल है कि कम से कम एक जरदारी साहब का बेटा जो है वो सिंध के सरदारों को उंगलियों पर नचवा रहा है, जिन्होंने लोगों को नचाया है। इसके साथ आसिफ जरदारी के बारे में मैं आपको बात बताऊं कि इस वक्त तक जितनी तस्वीरें बिलावल हाउस से जारी हुई हैं कि जिन लोगों को टिकट्स दिए जा रहे हैं, जो मेन लोग हैं, सरदार हैं बड़े, उनकी कोई ऐसी तस्वीर अभी तक मेरे सामने नहीं आई जिसमें जरदारी साहब उनको खुद पार्टी टिकट दे रहा हो। लेकिन एक बदनाम ज़माना क्रिमिनल अली हसन बरोई को आसिफ जरदारी खुद बुलाकर हब से, बलूचिस्तान से उनको इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी टिकट दे रहा है, और इस तरह से और भी बहुत सारे लोग हैं जो जरदारी साहब के मंजूर नज़र हैं। एक सवाल ये आता है कि जरदारी साहब आकर अनपढ़ और क्रिमिनल लोगों पर और जो करप्ट तरीन लोग हैं उन पर क्यों एक शफकत का हाथ रख के बैठे हुए हैं। तो उसके बारे में मैंने अभी इनकी पूरी फहरिस्त चेक की कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो सिंध के अंदर तब्दीली की बात कर रहे हैं, डाकुओं को कौमी धारे में लेके आने की बात कर रहे हैं, उनके वालिद तो उनको सरपरस्ती कर रहे हैं। अली हसन जरदारी को हाथ से टिकट देना, उनकी बीवी की मैंने वीडियो आपके सामने ऑडियो भी लीक की। इसके साथ में कुछ नाम हैं जो इनके बड़े करता धरता हैं, जो इनकी सारी सूरत हाल संभालते हैं। इस वक्त 20 के करीब जो हैं इस पार्टी में सरदार हैं, जो आपस में रिश्तेदार हैं, जिनको टिकट्स दी गई हैं, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का क्या है, और इस तरह से कोई 16 से 17 शाह बरादरी के लोग हैं, सैयद, जिनके बारे में सिंध में एक तासुर है हमारे पास कि हम तो इनके सारी ज़िंदगी कर्जा उतार के मर जाएंगे। मुराद अली शाह से लेकर, कायम अली शाह साहब से लेकर, फिर अब्दुल्ला शाह से लेकर, मतलब शाहों को हर दफ़े फ़ायदा ही हो जाता है, और सिंध का आम बंदा इसी तरह से इस पीरी मुरीदी में मर जाता है। उसके साथ चांडियो ब्रदर्स हैं, दोनों पर कत्ल के मुकदमा चल रहे हैं, उनको भी इन्होंने दिया है। जाम करीम और जाम अवैस गोराम
जिनको टिकट दिया है पार्टी ने एक बार फिर, ये दोनों क्रिमिनल लोग हैं। इनके ऊपर नाजिम जोखियों का कत्ल का केस है। मेरे पास यूट्यूब शायद अलाउ नहीं करे, मैं आपको वो वीडियो उसकी तशद्दुद की दिखाऊंगा तो आप देख नहीं पाएंगे, इतना उस पर तशद्दुद करके इन्होंने मारा था। ये वहशी लोग हैं। आबिद सुंदरानी जो एक डाकुओं की गैंग चलाते हैं, उनको भी टिकट दिया गया है। ये सारे के सारे लोग आए हैं और मैंने पहले भी कहा था कि 20 के करीब इसमें सरदार हैं, 15 के करीब शाह हैं, और जो बाकी लोग हैं उन पर भी मुख्तलिफ मुकदमात हैं और करप्शन के भी केसेस हैं। तो पूरी पार्टी ऐसे गंद के कचरे से भरी हुई है जो सिंध में तब्दीली और पाकिस्तान को सही राह पे लेके जानी चाह रही, और इस्टेब्लिशमेंट का भी उसमें है। मेरा सवाल ये है कि आसिफ जरदारी को इस वक्त क्रिमिनल लोगों की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि उनको मार धाड़ चाहिए, लोगों को डराना, कब्ज़े कराना और सिस्टम को इस तरह से चलाना है। इसके लिए उनको बदमाश चाहिए और बदमाशों के ज़रिए वो सिंध पर हुक्मरानी कर रहे हैं, और चाहे सरदार बदमाश हों, चाहे डाकू हों, चाहे कोई और हों, इसलिए डाकुओं को भी कौमी धारे में लाने की बात हो रही है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि सूबा सिंध के अंदर एक ऐसा शख्स है जिसकी मैं ये आपको गाड़ी दिखा रहा हूँ। ये पोटवार गाड़ी है पुरानी, इससे पहले खटारा एक और मोटरसाइकिल थी। ये शख्स उमरकोट के एक टीले पर छोटी सी औताक झुग्गी की तरह बनी हुई थी, उसमें रहता था। इनके मामू के पास पैसे थे। लेकिन इस शख्स की मुलाकात होती है आसिफ जरदारी से उस वक्त जब ये जेल में था, और उस वक्त एक सीनियर सहाफ़ी थे इस्लामाबाद के हमारे सिंधी, जिसने उसको जाके वहाँ आसिफ जरदारी से मुलाकात करवाई। अच्छा, इसमें एक ये फ़न था कि ये शायरी करते थे, लिखते थे, लफाजी बहुत बड़ी करते थे। तो ये किताब वगैरह लेके उनके पास चले जाते थे जेल में, और इस तरह से उनकी दुआ सलाम हुई। और 2013 में जब इलेक्शन हुए तो इसने मामू को अपनी को ब्लैकमेल किया और कहा कि मुझे सीट नहीं दोगे तो मैं ये करूँगा वो करूँगा। बहरहाल किसी तरह से इन्होंने आसिफ जरदारी तक जो है रसाई करके और ये उमरकोट से इलेक्शन लड़ा, जिससे ये जीत कर पीपल्स पार्टी में आया। अच्छा, जब ये जीत के आया तो सबको ये उम्मीद थी कि यार ये एक अदीब दानिश्वर आदमी है और बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, लोग इसके आर्टिकल अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, तो ये शायद बेहतर काम करेगा। लेकिन इसके उलट हुआ। तो मुझे याद है पहला जो इन्होंने बंगला लिया था डिफेंस फेज 5 में, वो रेंट पे था, जिन पर ये रहते थे उसमें। मतलब कि जब आप MPA बनते हो तो ज़ाहिर है फिर आपका लाइफ स्टाइल भी चेंज होना चाहिए। तो हैदराबाद में गुल सेंटर तक ये मोटरसाइकिल पे जाते थे या गाड़ियों में धक्के खाते थे। दोस्तों को रात को सिंध यूनिवर्सिटी के बाहर और जामशोरो फाटक पर ये कढ़ाइयों के लिए जाते थे। अच्छा, जब मिनिस्टर बनता है तो रॉकेट की तरह इसके असासे बढ़ते शुरू होते हैं। मतलब इसने जो घर रेंट पे लिया उसको उन्होंने छोड़ा, अपना बंगला ले लिया जिसकी कीमत उस वक्त कोई 15 से 20 करोड़ रुपए थी। जो शुरू में इनके पास कुछ नहीं था ना, मैंने ये पोठवार गाड़ी और अब आपको V8 गाड़ी भी नज़र आ रही होगी गोल सर्कल में। ये जनाब जो है सड़क छाप बंदा था। इसने आते ही अपने भाइयों के ज़रिए और सिस्टम के ज़रिए अरबों रुपए की करप्शन करना शुरू की। उमरकोट का जो एक किला जो 3 लाख रुपए में बनना था, उसकी जो इन्होंने मरम्मत करवाई वो तकरीबन कोई 1 करोड़ रुपए उन पे खर्च किए हैं। ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, मैं दिखा के टाइम आपका बर्बाद नहीं करूँगा। अब आपको बताता हूँ कि इनके असासों में इसाफा कैसे हुआ। अच्छा, इन्होंने एक बड़ी सियाणपति ये की कि इन्होंने एक कैटल फार्म बनाया, जिसमें उस वक्त इन्होंने अपने डिक्लेरेशन जो जमा कराए थे एसेट्स के, उसमें इन्होंने बताया कि मेरे 1 करोड़ 65 लाख रुपए के मवेशियां हैं जो इस वक्त ट्रिपल हो गई हैं। उसके साथ इसकी पेट्रोल पंप हैं जिनकी मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं उमरकोट में। और इसने उमरकोट के किले के अतराफ सारा जो है वो कब्ज़ा किया हुआ है दुकानों पर, और उनके साथ वलीउल्लाह भुट्टो एक ठेकेदार है, उनके ज़रिए इन्होंने अरबों रुपए के ठेके जो हैं जाली देकर उनके ज़रिए इसने कमीशन लेकर और अपने असासे बनाए। और इस वक्त जो इनके असासों की मालियत है वो तकरीबन कोई 6-7 अरब रुपए के करीब है। उसमें 5000 एकड़ ज़मीन इसने ख़रीदी जो भाइयों के नाम पे है, मुख्तलिफ इनके चौकी मुलाजमों के नाम पे है, क्योंकि ये बड़ा सियाना आदमी है ना। और जब अदीब करप्ट बन जाए तो आप समझें कि मुआशरे का बेड़ा गलक। अच्छा, इसने पहले दौर में 1000 के करीब एकड़ एराजी खरीदी, जो मुझे उमरकोट के लोग बता रहे हैं। कुछ जायदादें वहाँ खरीदी, बंगले, फार्म हाउसेस और गाड़ियाँ और पेट्रोल पंप ये इन्होंने ख़रीदे। उसके बाद जो दूसरा टेन्योर आया इसने उसमें 5000 एकड़ एराजी खरीदी, और टंडोलयार के पास भी और वहाँ भी। अब ये देखते देखते इसने ये अरबोपति बन गए हैं और इनका लाइफ स्टाइल देखें। और ये इतना महा झूठा आदमी है कि इसने बिलावल भुट्टो जरदारी को खुश करने के लिए शेख अयाज जो सिंध के बड़े शायर हैं, उनकी शायरी जो 70 की दहाई में थी और भुट्टो साहब को फांसी उसके बाद मिली,
उस शायरी को भी इसने चेंज किया कि ये जो शेख अयाज साहब थे, इसने ये शायरी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के लिए की थी जब वो फांसी पे चढ़ रहे थे, और उन्होंने वो शायरी उस वक्त सिंध के कौमी हीरो के लिए की थी जो फांसी पे चढ़ गया था। कहने का मकसद ये कि ये खुशामद के लिए इतना नीचे जाते हैं, और इनका इस वक्त जो मुआशका चल रहा है वो साबिक सूबाई वजीर से चल रहा है। इसके साथ इनके लाइफ स्टाइल में, इनके घरों की अगर आप देखें तो 3-4 बंगले जो इनके डिफेंस में हैं, उनकी मालियती तकरीबन कोई 60-70 करोड़ बनती है सबको मिलाएं, और गाँव में अगर आप इनके घर देखें, हवेलियाँ देखें तो वो भी हैं। तो इस तरह से इन्होंने अंधी मचा के रखी करप्शन की, और उसके ज़रिए ही जो इनका मुलाजिम था मदद अली सिंधी, वो वफाकी वज़ीर बना है, और अब वफाकी वज़ीर बन के भी सैयद सरदार अली शाह की अपनी फेसबुक पे मुहिम चला रहे हैं। और इसके साथ एक और किरदार है फ़हीम सुमरो, ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के। RBOD में इन्होंने हाथ साफ किया जहां अरबों रुपए की करप्शन हुई, और तमाम अफसरान उसमें मतलब अरबपति बन गए, जिसमें मुनव्वर बोजदार की मैंने पहले वीडियो रखी, और आज भी आपको मैं बताऊं, मुनव्वर बोजदार, फ़हीम सुमरो, वकार कादरी, ये वो सारे किरदार हैं जिन्होंने सिंध को बड़े पैमाने पर लूटा। और इरिगेशन तो इस वक्त करप्ट तरीन महकमा है, और जरदारी सिस्टम का एक बहुत बड़ा हथियार है, जिसमें वो मुखालफिन का पानी भी बंद करते हैं, और इस तरह से उनकी ज़मीनों को नुकसान देते हैं, उनके कारोबार को नुकसान देकर, और अपने माफिया के ज़रिए उनको चलाते हैं। तो फ़हीम सुमरो, वकार कादरी और ज़रीफ़ खेड़ो, ये जितने भी और इरिगेशन के, सरदार शाह, ये सारे वो लोग हैं जो अरबपति अफसरान हैं। तो फ़हीम सुमरो ने जो करप्शन RBOD में की, और इसके साथ जो बंदों की मरम्मत के पैसे आए थे दरियाए सिंध के, उनमें जो इन्होंने करप्शन की, उसके साथ इसने तकरीबन कोई 5 अरब रुपए लगा के लाड़काना मोहनजोदड़ो के करीब एक बहुत बड़ी एराजी है, तकरीबन कोई 600-700 एकड़ एराजी ज़मीन है, जिसमें 150 एकड़ जो है वो ख्वावड़ बरादरी की ज़मीन इसने कब्ज़ा की, और वहाँ इन्होंने सुमरा सफारी पार्क बनाया, जहाँ बड़े कीमती जानवर हैं, वहाँ इन्होंने झील बनाई हुई है, और हट्स बनाए हुए हैं, फैमिलीज़ के लिए उसको खोला हुआ है, और देदा दिलेरी के साथ कि इस शख्स के ख़िलाफ़ ये एक्शन होता है हमारी खबरों पर भी उस वक्त, और उसके साथ नेब इसको नोटिस जारी करता है, जो मैं नोटिस आपको दिखा रहा हूँ। और इसमें अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो सखर इनके साथ जो है ना मुसलसल इनके पीछे लगता है, और डील करके बाद में इनको जो है हाथ तक नहीं लगाता। अच्छा, इस सफारी फार्म जो मैंने जब भांडा फोड़ा कि एक छोटा सा अफसर 18-19 ग्रेड का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और उसकी कोई माली हैसियत भी इतनी नहीं थी, उसके फैमिली की इसी ज़मीन नहीं थी, और इसने इतना बड़ा सफारी क्यों बनाया। अच्छा, उसमें इन्होंने एक प्लानिंग सरदार शाह और कनासरोस के साथ मिलकर ये की कि कुछ महीनों के बाद इन्होंने एक स्काई विंग के नाम से एक तैयारा सर्विस प्राइवेट प्लेन जो है वो कराची से मोहनजोदड़ो के लिए स्टार्ट करवाई सैटरडे संडे, जिसका मकसद था कि वो जो तैयारा था वो उतरेगा मोहनजोदड़ो में सयाहों को विज़िट करवाएगा। 30,000 पर टिकट इन्होंने रखी, जिसका अभी जो CEO है वो शायद मिसिंग है या उनको उठाया गया है। इन्होंने 2021 में ये प्लान बनाया, और इनका मकसद ये था कि ये जितने भी सयाह हैं ये ताम और क़याम जो आके करेंगे सुमरा सफारी पे करेंगे। अच्छा, इनका ये जॉइंट वेंचर था, ये पूरा कनासरो सिस्टम, सरदार शाह, और इसके साथ ये फ़हीम सुमरो। अब फ़हीम सुमरो बिलावल हाउस के जो मुलाजिम हैं, नौकर हैं, जमील सुमरो, उनकी भी उनको बड़ी सपोर्ट है, क्योंकि जमील सुमरो भी वहाँ लाड़काना के हैं। और इन्होंने ये सारा पैसा इस सफारी पे लगाया, जो सफारी मतलब किसी बड़े आदमी का भी नहीं हो सकता, और इसने मोहनजोदड़ो के करीब ये बनाया जहां अयाशियां होती थीं, जहां अफसरान जाते थे। यहाँ नेब के अफसरानों को भी इन्होंने सखर वालों को बुला के तगड़ी पार्टियां की, और अपना केस उन्होंने वहाँ से ख़त्म करवाया या छुपवाया, लेकिन नेब सखर में जितने भी केस थे वो सब के सब डील के नज़र हो गए। उसमें कनासरोस के खिलाफ प्रॉपर्टी का केस था और करप्शन का, वो भी ख़त्म हो गया। अगर इस वक्त भी नेब के चेयरमैन नेब सखर पर इंक्वायरी बिठाएंगे तो सारा पता लग जाएगा कि ये क्या है। और तो फ़हीम सुमरो का जो केस है वो भी नेब सखर के ज़रिए मुकम्मल तौर पर ख़राब किया गया, जो 5 अरब रुपए के असासे इसके सिर्फ वहाँ थे। जो सफारी है इसके साथ इनके अपार्टमेंट हैं, इनके साथ इनकी गाड़ियाँ हैं, और ये सब मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मेरे पास अभी इतना सिस्टम नहीं है कि मैं एक एक चीज़ आपको क्लोज़ करके और यहाँ करके दिखाऊं, लेकिन ये एक अंधी मचाई हुई थी, और आज भी अफसरान बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं और ये करप्शन कर रहे हैं। तो जो कल्चर डिपार्टमेंट सरदार शाह का सिस्टम था और जो इनका,
ये आपस में ये काम करने वाले थे और इन्होंने प्राइवेट तैयारा सर्विस शुरू कराई। जब ये मैंने इनका भांडा फोड़ा तो फिर नेब ने एक लेटर निकाला उस कंपनी के ख़िलाफ़ जो प्राइवेट प्लेन चलाना चाहते थे। उन्होंने वो सर्विस मौखर कर दी। बड़े पैमाने पर ये काम होने वाला था और इस तरह से मोहनजोदड़ो के आड़ में और कल्चर को प्रोमोट करने के आड़ में ये जो बिज़नेस इनका था वो उनको प्रोमोट किया जा रहा था और इसमें पूरी एक गठजोड़ थी। बहरहाल वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनका सर्विस बंद कराया, लेकिन आज भी ये जो कंगले थे इन्होंने सिंध को लूट कर अरबपति बने हैं और आज भी ये सिंध के अंदर जो है दनदनाते फिर रहे हैं और नेब इनमें हाथ तक नहीं डालती। इनके तमाम केसेस लेन देन के बाद मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं और फ़हीम सुमरो RBOD के करप्शन केस में मरकज़ी मुलज़मों में है। तो ये सिंध के अंदर अंधी है और इसलिए जरदारी सिस्टम के पास इतना पैसा है कि वो सिंध के लोगों के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, वोट खरीद कर रहे हैं और इस वक्त भी जो इलेक्शन चला रहे हैं उसमें पूरी भरपूर जो उनको मशीनरी है वो सपोर्ट कर रही है। डिप्टी कमिश्नर और पुलिस के प्रोटोकॉल इसमें आज तक जा रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि वाकई अभी तक हुकूमत से निकले नहीं हैं, ये हुकूमत का हिस्सा है। तो ये है सूरत हाल सिंध की जो आप तक रखनी है और रखी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि नए नैब चेयरमैन जो है इसका नोटिस लेंगे, इन केसेस की नए सिरे से तफ्तीश करेंगे तो पता लग जाएगा कि इन्होंने पाकिस्तान को कितना नुकसान दिया है। थैंक यू सो मच।